साल 1958। महबूब स्टूडियो, मुंबई। फिल्म फेयर पत्रिका और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया, जिसमें देश भर के युवाओं ने अपने अभिनय कौशल की नुमाइश की थी। इनमें पंजाब के ग्रामीण कस्बाई कल्चर से आया ये सीधा साधा शर्मीला लड़का भी था। उन दिनों एक कॉन्टेस्ट शुरू ही हुआ था, जिसने धीरे धीरे जोर पकड़ा। प्रोड्यूसर्स गिल्ड की सहभागिता के चलते इसका सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि चुने जाने वाले प्रतिभागियों को कम से कम एक फिल्म में काम करने का मौका जरूर मिलता। पारंपरिक रूप से प्रतियोगिता के जूरी या निर्णायक मंडल में जो फिल्मकार शामिल होते, वही अपनी किसी आगामी फिल्म में विजेताओं को एक एक कर मौका देते। कई बार तो उनके जीतने की खबर मात्र से कई दूसरे प्रोड्यूसर्स भी लगे हाथ उन्हें फिल्म ऑफर कर देते। इस कॉन्टेस्ट की अगली कई कड़ियों से निकले कुछ एक्टर आगे चलकर बड़े स्टार भी बने। बहरहाल साल 58 के कॉन्टेस्ट की जूरी में गुरुदत्त और बिमल रॉय जैसे दिग्गज फिल्मकार भी थे और उनकी निगरानी में ये लड़का फाइनल राउंड के लिए टॉप 6 में पहुंचा। लेकिन फाइनल राउंड से ऐन पहले बीमार होने के चलते बिमल रॉय नहीं आ सके और गुरुदत्त को किसी मुकदमे की तारीख पर जाना था। उनकी जगह उनके फिल्मी सहयोगी और कई फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने निर्णायक की भूमिका अदा की। फाइनल राउंड में उन्होंने धर्मेंद्र को खूब जांचा परखा और कई सवाल किए और वो अव्वल रहे। अब तय था कि टॉपर और अन्य प्रतिभागियों को किसी न किसी फिल्म में काम जरूर मिलेगा। कॉन्टेस्ट के बाद धर्मेंद्र ने अबरार अलवी का शुक्रिया अदा किया और गुरुदत्त का भी एहसान जताया कि उन्होंने पूरे कॉन्टेस्ट में कई बार उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें कुछ टिप्स भी दिए। दोस्तों, इस वाकये का जिक्र मिलता है इस किताब में, जो धर्मेंद्र के जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती है। इसमें लिखा है कि गुरुदत्त ने घर लौटने पर अबरार अलवी से कॉन्टेस्ट के बारे में पूछा, खासकर उस सिलेक्टेड लड़के के बारे में जिस पर पहले भी बात हो चुकी थी। अलवी ने कहा कि लड़के की डायलॉग डिलीवरी तो बहुत कमजोर है, लेकिन मुझे उसकी दो खूबियां अच्छी लगी। एक तो जहां ज्यादातर कॉन्टेस्टेंट्स देवानंद की नकल कर रहे थे और हेयर स्टाइल, हाव भाव भी दूसरे एक्टर्स की ही कॉपी थी, लेकिन ये लड़का अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखा और मुझे इस पर किसी की छाप नहीं दिखी। इसमें ईमानदारी भी है और वो किसी भी आइडियोलॉजी से मुक्त बिल्कुल फ्रेश माइंड लग रहा है, जिसे आप किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं। गुरुदत्त को ये बात दिलचस्प लगी। एक खामोशी के साथ अलवी से कहा कि उस पर नजर रखें और संपर्क बनाए रखें। अभी जूरी मेंबर्स की ओर से धर्मेंद्र को कोई ऑफर मिलता है, इसके पहले ही प्रोड्यूसर्स गिल्ड के कई मेंबर्स के रेफरेंस और रिकमेंडेशन पर उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे और उन्हें पहली फिल्म मिली 1960 में अर्जुन हिंगोरानी के निर्देशन में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे। उसके बाद शोला और शबनम, अनपढ़, शादी जैसी फिल्में आई जो बहुत कामयाब भले न हुई, लेकिन धर्मेंद्र को एक बड़ी पहचान दिला गई। इधर गुरुदत्त अभी धर्मेंद्र को एक फिल्म में काम देने की सोच ही रहे थे कि बिमल रॉय ने उन्हें फिल्म, और फिर गुरुदत्त भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। बंदनी के बाद तो धर्मेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन अब भी वो दिल में गुरुदत्त और अबरार अलवी का एहसान लिए घूम रहे थे कि उन्होंने टैलेंट हंट में मुझे नहीं चुना होता तो शायद आज मैं यहाँ न होता। और दोस्तों, एक सच्चे दिल इंसान की यही खूबी होती है कि वो छोटी छोटी मदद को भी याद रखता है, जबकि मदद करने वालों को ये गुमान नहीं होता कि उन्होंने कुछ किया भी है और वो ये बात भूल चुके होते हैं। साल 1963-64 में अबरार अलवी मीना कुमारी से मिलने मद्रास गए। वहां उनका सामना धर्मेंद्र से हुआ। अलवी ने धर्मेंद्र से मजाकिया लहजे में कहा, यार अब तो तुम स्टार बन गए हो। धर्मेंद्र मुस्कुराए और एक बार फिर वही पुराना शुक्र अदायगी शुरू की और कहा कि आप लोगों ने टैलेंट हंट में जो मदद की वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपके लिए किसी भी फिल्म में काम करने को तैयार हूँ। अलवी मानो किसी मौके की ताक में थे। पूछा, पैसा कितना लोगे? धर्मेंद्र ने जवाब दिया, 1 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच कुछ भी जो आप दे दें। और अलवी को ये बात याद आई कुछ महीनों बाद, जब साल 1964 में गुरुदत्त फिल्म बहारें फिर भी आएंगी बनाने में जुटे थे। कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग अबरार अलवी ने लिखा था, जबकि प्रोडक्शन डायरेक्शन तो गुरुदत्त की कमान में था ही, वो खुद लीड रोल में भी थे। लेकिन यही वो साल था और यही वो निर्माणाधीन फिल्म थी जिसे अधूरा छोड़ गुरुदत्त एक अकाल और रहस्यमयी मौत का शिकार हुए। इसकी कहानी फिर कभी, लेकिन गुरुदत्त की मौत ने इस फिल्म को लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि फिल्म में गुरुदत्त के अभिनय के अलावा बाकी चीजें तैयार, यानी लीड एक्टर बदल दिया जाए तो फिल्म अब भी बन सकती है। गुरुदत्त अपने आखिरी दिनों में इस फिल्म को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे और कई किताबों में कहा गया है कि उन्हें लगने लगा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएगी।
जो भी हो, निर्देशन का ज्यादातर काम शाहिद लतीफ और अबरार अलवी मिलकर देख रहे थे। बस जरूरत थी एक लीड एक्टर की, और यहाँ अबरार अलवी को धर्मेंद्र की याद आई। इस किताब की माने तो उन दिनों धर्मेंद्र राजेंद्र सिंह बेदी की किताब एक चादर मैली सी पर आधारित पंजाबी फिल्म रानो में काम कर रहे थे। उनकी हीरोइन थी गीता बाली। तभी उन्हें अलवी का पत्र मिला और कहते हैं कि हाँ, अलवी ने थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने की हद तक गुजारिश की थी और कहा था कि अगर तुमने ये फिल्म करने से मना कर दिया तो गुरुदत्त का आखिरी सपना अधूरा रह जाएगा। धर्मेंद्र को ये बात टच कर गई, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उधर बीच में गीता बाली के निधन से पंजाबी फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि वर्षों बाद इस पटकथा पर हेमा मालिनी और ऋषि कपूर अभिनीत हिंदी फिल्म आई एक चादर मैली सी। दोस्तों, उन दिनों इंडस्ट्री में एक चलन था या एक्टर्स पर पाबंदी थी कि वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा 6-7 फिल्मों में ही काम कर सकते थे। धर्मेंद्र पंजाबी फिल्म रानो से मुक्त हुए तो ये फिल्म साइन कर ली। बहारें फिर भी आएंगी में हीरोइन के रूप में उस दौर की टॉप हीरोइन माला सिन्हा और तनुजा थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और कहते हैं कि गुरुदत्त को भी ये फिल्म कमर्शियली वायबल नहीं लग रही थी, लेकिन ओपी नैयर के संगीत पर इसके कुछ गाने हिट हुए। बहारें फिर भी आती हैं, खासकर महेंद्र कपूर की आवाज में टाइटल सॉन्ग और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना। आपके हसीन रुख से आज नया नूर। हालांकि 1966 तक धर्मेंद्र अब सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फेज में आ चुके थे। ऐसे में एक फिल्म का फ्लॉप होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की कसक थी कि काश ये फिल्म हिट हो जाती तो गुरुदत्त को एक सच्ची श्रद्धांजलि वो दे पाते। फिर भी आएंगी। और ये कसक मिटी अगले साल जब उन्होंने गुरुदत्त फिल्म्स की एक और फिल्म साइन की जो अब गुरुदत्त के भाई आत्माराम के प्रोडक्शन डायरेक्शन में आ रही। नाम था शिकार। फिल्म की कहानी एक बार फिर अबरार अलवी ने लिखी थी ध्रुव चटर्जी के साथ मिलकर। को एक्टर के तौर पर संजीव कुमार और आशा पारेख थी और ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। साल 1968 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शुमार शिकार गुरुदत्त फिल्म्स यानी आत्माराम के लिए एक बड़ा आर्थिक संबल बनी। इस साल तक धर्मेंद्र दर्जन भर हिट फिल्में दे चुके थे और इस साल भी टॉप ग्रॉसर लिस्ट में उनका ही जलवा था। लेकिन खुद धर्मेंद्र की माने तो उन्हें इस बात का सुकून रहा कि उन्होंने आत्माराम के बहाने गुरुदत्त की आत्मा को संतोष दिया। प्यार में हम बेकरार हो के चले। दोस्तों, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। करने को आए शिकार हो के चले।